नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत। कठुआ के शहीदों की शहादत को हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। नहीं भूलेगा कि इन वीरों के चलते ही हम चैन की सांस ले पा रहे हैं। जवान पहाड़ी इलाकों में पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। दूसरी तरफ खाई होने के चलते गाड़ी की रफ्तार धीमी थी और घात लगाए बैठे आतंकियों ने इसी चीज का फायदा उठाया और ताबड़तोड़ ग्रेनेड फेंके और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। सरकार की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने कहा कि इस हमले का बदला लिए बिना नहीं रहेंगे। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के एक संगठन ने ली है, जो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा बताया जा रहा है। तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर एनआईए ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। शहीदों को अब अंतिम विदाई दी जा रही है और जिस तरह से ये हमला हुआ है, सीधे तौर पर इसकी आलोचना की जा रही है और एक कड़ी चेतावनी भारत सरकार की ओर से दी गई है कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा। कठुआ हमले में शहीद हुए 5 जवानों को जब देहरादून में श्रद्धांजलि दी जा रही थी, ठीक उसी समय कठुआ में एनआईए की टीम हमले की जांच के लिए पहुंची हुई थी। सोमवार को जवानों के वाहन पर हुए हमले को भारत ने बहुत गंभीरता से लिया है और इशारों में पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। रक्षा सचिव ने एक संदेश में कहा कि कठुआ में मारे गए 5 जवानों का बदला लिया जाएगा। भारत शैतानी ताकतों को शिकस्त देगा। कठुआ हमला तब हुआ जब बिलावर की मचेड़ी किडली मल्हार सड़क पर सुरक्षा बलों के 10 जवान सेना के वाहन से बदनीता गांव के पास नियमित गश्त करने जा रहे थे। आतंकियों ने मल्हार सड़क से सटी एक पहाड़ी पर पोजीशन ले रखी थी। जैसे ही सैन्य वाहन गुजरा, आतंकियों ने घात लगाकर पहले ग्रेनेड फेंका और उसके बाद आधुनिक हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस हमले में करीब 3 आतंकी शामिल थे। इतना ही नहीं, आतंकियों के साथ स्थानीय गाइड के भी साथ होने की आशंका जताई जा रही है। जांच एजेंसियों का अब कहना है कि इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है और उसके कैडर ने इस हमले के लिए M4 असॉल्ट राइफल, स्नाइपर, ग्रेनेड और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल किया है। इस हमले में 26 जून को डोडा में 3 आतंकियों के इनकाउंटर से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कश्मीर टाइगर जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ एक आतंकी संगठन है। साथ ही अभी तक की जांच में ये भी सामने आया है कि सेना के काफिले से कुछ मिनट पहले ही एक बस भी वहां से निकली थी। जांच एजेंसियों का कहना है कि इससे पता चलता है कि आतंकी पूरी तरह ट्रेंड हैं और उनके पास आधुनिक हथियार हैं। इलाके में रह रहे लोग भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। पहले गाड़ी की लोकल गाड़ी जो बस होती है, उसके बाद 2 गाड़ियां आर्मी वाली की आ गई और इधर से एक टिपरा साइड से। तो गाड़ी को हम अंदर सौदा दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। ये फायर तकरीबन 3:20 से शुरू हुआ तो 6 बजे तक चलता रहा। भागे होंगे, फायर बंद उनका बंद हो गया तो फिर आर्मी वाले ने उसको, क्योंकि जहाँ पर कैजुअलिटी बहुत होगी इसलिए फायर बंद हो, वो भागे होंगे। फिर उनको किसी ने नहीं देखा, आर्मी ने उनको खुद लाशों को उठाना पड़ा जो एक्सपायर हो गए थे उनको। अभी कठुआ की जांच चल ही रही थी कि डोडा में एक और इनकाउंटर शुरू हो गया। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में टेरर का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 9 जून को 10 श्रद्धालु रियासी में आतंकियों की गोलियों का निशाना बने। 26 जून को डोडा में 3 आतंकी सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन में मारे गए। 7-8 जुलाई को सुरक्षा बलों द्वारा 6 आतंकियों को कुलगाम में मारा गया। 8 जुलाई को सेना के काफिले पर एक बार फिर हमला हुआ और 5 सेना जवान शहीद हुए और अन्य 5 गंभीर रूप से घायल हुए। इस हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी जंगल में भाग गए। उनकी तलाश में सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। आतंकियों को खोजने के लिए सुरक्षा बलों की और टुकड़ियां भी वहां भेजी गई हैं। पिछले 32 महीनों में 44 जवान जम्मू इलाके में शहीद हुए हैं। ये वो इलाका है जो 10 साल पहले तक शांतिपूर्ण माना जाता था। सुरक्षा बलों के लिए चिंता की बात ये भी है कि आतंकी आते हैं, हमला करते हैं और फरार होने में भी कामयाब हो जाते हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस आतंकी हमले में शहीद सभी जवान उत्तराखंड के थे। इन्हीं शहीद जवानों में एक जवान टिहरी जिले की देवप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत थाती डागर गांव के राइफलमैन आदर्श नेगी भी थे।
शहीद आदर्श के गांव में उनकी शहादत की सूचना मिलते ही शोक की लहर छा गई। आदर्श नेगी अभी महज 26 साल के ही थे। उनके परिवार में दुख का पहाड़ दूसरी बार टूटा है। अभी 2 माह पहले ही आदर्श नेगी के ताऊ के बेटे ने भी अपने प्राण न्योछावर किए थे, जो भारतीय सेना में मेजर की पोस्ट पर तैनात थे। अब दूसरी शहादत की खबर मिलते ही परिवार अपनी सुध खो रहा है। आदर्श नेगी 2018 में गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए और अपने 6 साल देश की उन्होंने सुरक्षा में लगाए। उनके पिता दलवीर का बयान आपको यहाँ पर सुनवाते हैं। सरकार से आग्रह करेंगे कि ऐसा एक बार ऐसा कदम उठाया जाए कि बार बार ऐसी घटनाएं न हो। आप कितने साल रही होगी उम्र बालक की? आदर्श की? आदर्श 25 साल उम्र थी उसकी। आपकी अंतिम बार आदर्श से बात कब हुई थी? इस 7 तारीख शाम को परसों। क्या बात हुई थी? क्या खाना खा रहा है, ड्यूटी जाते हैं उसको। बेटे से मेजर था वो भी उससे 2 महीने हो गए। क्या नाम था उनका? नाम जो मेजर ट्रेनिंग की। वो घर कब आए थे? ये भतीजे मतलब भाई की शादी में आया था अपने मेरे भतीजे की। ये आया था फरवरी लास्ट, ये 26 मार्च को ड्यूटी पे चले गए थे। माँ के साथ कब हुई थी उसकी बात? 7 तारीख को। 7 तारीख को हुई। और उधर एक और मुठभेड़ की खबर डोडा से आई है। यहाँ जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। घाड़ी बगवा के जंगलों में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंचे थे। एक अधिकारी ने जानकारी दी कि जब सुरक्षा बल छिपे हुए आतंकवादियों के करीब पहुंचे तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई है। ये जगह कठुआ से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर राजीव रंजन का। राजीव, अभी कठुआ का जो खबर है वो पूरी तरह से उससे उबरे भी नहीं है हमारे देश के लोग। 5 शहीदों की शहादत हुई है और ये दूसरी तरफ एक और मुठभेड़ की खबर आ रही है। डोडा की मुठभेड़ को लेकर क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है? देखिए, काफ़ी चिंता वाली बात है। सोमवार को 3:30 बजे जो होता है वहाँ पर कठुआ में जो सेना के काफिले पर हमला होता है, 5 जवान शहीद हो जाते हैं, 5 जवान घायल हो जाते हैं। और दूसरे दिन आज एक खबर आ रही है कि डोडा के जंगलों में जो है टेररिस्ट के साथ जो आर्मी का जो कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश होता है, और फिलहाल जो जानकारी निकल के आ पा रही है, फायरिंग हो रही है। फायरिंग के बाद क्या हुआ है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह भी नहीं बताया जा सकता है कि ये क्या वही ग्रुप है जिसने कठुआ में घटना को अंजाम दिया, कि अगर वो गाड़ी उनके पास हो तो गाड़ी से संभवतः इस इलाके में आ सकते हैं, लेकिन अगर पैदल जंगल के रास्ते अगर भागे हो तो यहाँ ना मुश्किल है, एक रात में इतना सफर वो नहीं तय कर सकते हैं। लेकिन ये बात जानकारी निकल के आ पा रही है कि, और काफी चिंता वाली बात है कि अब आतंकी जो है कश्मीर के बजाय जो जम्मू रीजन है वहां पर फोकस कर रहे हैं, और जहां उनकी इच्छा हो रही है और जहां वो चाह रहे हैं वो निशाना बना रहा है। चाहे पुंछ की बात करें, मंजाकोट की बात करें, रियासी की बात करें, डोडा की बात करें, तो कठुआ की बात करें, तो ये वाकई में काफी चिंताजनक बात है। उस लिहाज से और भी ज्यादा चिंता वाली बात है कि जो जम्मू रीजन था, ये तक में माना ही जाता था कि आतंकियों का लगभग सफाया हो गया। यहाँ आतंकी घटनाएं बहुत कम हुआ करती थी अगर 2-4 साल पहले की बात करेंगे। इधर पिछले 1 साल से लगातार आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है। चाहे राजौरी की बात करें, चाहे पुंछ की बात करें, ये वाकई में चिंता वाली बात है। उस हालात में और भी बढ़ जाता है जब सितंबर महीने में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अभी जो है अमरनाथ यात्रा वहां चल रहा है। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरह से आपने कहा कि ये बात कहीं ना कहीं चिंता जाहिर करती है कि जम्मू इलाका जो है उसे अब निशाने पर लिया जा रहा है। पिछले 1 महीने में जम्मू में ये 6वां बड़ा हमला था जो कल हुआ है। राजीव, ऐसे में ये भी आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से सेना ने इस पूरे इलाके में, जम्मू कश्मीर की खासकर हम बात करें तो जिस तरह से आतंकवाद की कमर तोड़ी है, उसके बाद ये जो नई गतिविधियां हैं ये क्या कहीं ना कहीं ये चिंता पैदा कर रही है कि एक बार फिर से ये सर उठाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल चिंता पैदा करे। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू इलाके को समझने की कोशिश करें, चाहे राजौरी हो, चाहे पुंछ हो, चाहे डोडा के इलाकों, बहुत पहाड़ी इलाका है, बहुत घने जंगल है। कम से कम कश्मीर उस तरह का इलाका नहीं है। कश्मीर फ्लैट है, मतलब फ्लैट कहने का मतलब है कि वो प्लेन इलाका है और वहां आतंकी को छुपने की संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन इससे अगर आप पहाड़ी इलाके में बात करें, जिस तरह से आतंकी कार्रवाई करके पहाड़ के ऊपर छिप जाते हैं, जो घने जंगल है और कुछ दरिया है और कुछ नाले इस तरह के हैं, जो प्राकृतिक गुफा है, जो आतंकियों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। और कुछ इस तरह की बातें सुनने में आ रही है कि कुछ लोकल लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड के रूप में सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वाकई में चिंता वाली बात है। रियासी जिस तरह से आतंकी घटना जो हुई थी जिसमें 10 लोग मारे गए थे, उसमें मात्र 6,000 रुपए के लिए जो है एक आदमी जो है आतंकी की मदद करता है। तो
तो इस तरह की घटनाएं जो सुनने में आ रही है और जो दिख रहा है, ये वाकई में चिंता वाली बात है सुरक्षा बलों के लिए। जम्मू इलाका जहां से आतंकियों का लगभग सफाया हो गया था और वहां इस तरह से आतंकी घटनाएं हो रही है, ये वाकई में चिंता वाली बात है। सुरक्षा बलों को फिर से नई रणनीति अपनानी होगी ताकि ऐसी घटनाएं जो है और ज्यादा ना हो पाए। बिल्कुल राजीव, तो सुरक्षा बलों को एक बार फिर से नई रणनीति जो है वो यहाँ पर अपनानी होगी। और जिस तरह से लगातार ये सर उठा रहे हैं, सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अब ये जो शहादत हुई है कठुआ में, इसका बदला लिए बिना नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कई देशों में फैला है किडनी रैकेट। दिल्ली की नामी अस्पताल की डॉक्टर का भी आया नाम। लोगों को गुमराह कर उन्हें लालच देकर किस तरह अंगों का कारोबार किया जा रहा है, इसको लेकर राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक अंतर्राष्ट्रीय किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में 3 बांग्लादेशी नागरिकों समेत कुल 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि गिरफ्तार लोगों में दिल्ली के एक नामी अस्पताल की डॉक्टर हैं जो नोएडा के एक बड़े अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट करती थी और उन पर इस पाक पेशे को दागदार करने का आरोप है। मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट। विजया कुमारी नामी डॉक्टर हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली और एनसीआर में किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट चलाते पकड़ी गई हैं। उसके गिरोह के 6 और लोगों को भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। इन 7 लोगों में किडनी सर्जन डॉक्टर विजया के साथ ही 3 बांग्लादेशी, 2 नर्सिंग स्टाफ और 1 ट्रांसलेटर है। इसमें जो इंटरनेशनल रैकेट है, इसमें हमने 7 लोग गिरफ्तार किए हैं, जिसमें कि बांग्लादेशी नेशनल्स हैं 3 जो कि मेन मास्टरमाइंड थे। वहाँ से किडनी पेशेंट को ढूंढना और यहाँ लेके आना और वहाँ से डोनर को भी ढूंढना और लेके आना, फिर उनके नकली कागजात वगैरह बनवा के उनको जेन्युइन रिश्तेदार दिखा के फिर उनका यहाँ ट्रांसप्लांट करवाना। और इसमें उनका एक इंटरप्रेटर था जो कि इंडियन था और उसके साथ साथ 1 डॉक्टर और उनके 2 हॉस्पिटल स्टाफ, तो कुल 7 गिरफ्तार किए गए। पुलिस को 16 जून को गिरोह के बारे में जानकारी मिली और तब दिल्ली के जसोला विहार इलाके में छापेमारी कर 4 लोगों रसेल, रोको, सुमोन मिया और रतेश पाल को पकड़ा गया। आरोपियों से पूछताछ और जांच में पता चला कि गिरोह के लोग बांग्लादेश में डायलिसिस सेंटरों के जरिए किडनी के जरूरतमंद लोगों से संपर्क करते थे। साथ ही बांग्लादेश के ही गरीब तबके के लोगों को पैसे या नौकरी का लालच देकर किडनी देने के लिए तैयार करते थे। फिर भारत लाकर डोनर और रिसीवर के फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे, जिससे ये साबित हो कि दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। फिर इन्हीं फर्जी दस्तावेज के आधार पर डॉक्टर विजया नोएडा के एक नामी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट करती थी। डोनर से 4 से 5 लाख रुपए में किडनी ली जाती थी और 20 से 25 लाख रुपए में बेच देते थे। जांच के दौरान पता चला कि डॉक्टर विजया का सहायक विक्रम सिंह मेडिकल फाइल तैयार करने के लिए हर मरीज से 20,000 रुपए लेता था। एक आरोपी शारिक डॉक्टर विजया से अपॉइंटमेंट लेने और पैथोलॉजिकल टेस्ट कराने के लिए हर मरीज से 60,000 रुपए लेता था, जबकि डॉक्टर विजया हर सर्जरी के लिए 2 लाख रुपए लेती थी। रसेल इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। सर, इसका मास्टरमाइंड कौन है, उसकी क्या भूमिका है इस पूरे केस में? मास्टरमाइंड जो रसेल है वो बेसिकली वही था कि वो अपने दोस्त एक इफ्ती है जो कि बांग्लादेश में, उसके साथ वहीं पे आइडेंटिफिकेशन करता था दोनों की, पेशेंट और डोनर। फिर उनको यहाँ ला के रखना, उनके टेस्ट वगैरह करवाना, उनके कागजात बनवाना, वो सब नकली कागज़ बनाना, वो सब कार्रवाई यहाँ करते थे। हॉस्पिटल की डॉक्टर अरेस्ट हुई है, उसका क्या रोल है इस पूरे रैकेट में? उनकी पूरी इसमें इन्वॉल्वमेंट निकली थी शुरू से लेकर अंत तक। उनको पूरा पता रहता था कि ये नकली कागजात हैं या डोनर भी रिलेटिव नहीं है, और फिर वो कागजात बनवाने में भी उनको मोटिवेट करती रहती थी कि इसको कागज़ बनाओ और इसको ये करो, और फिर वो ट्रांसप्लांट तो करती थी। पुलिस के मुताबिक विजया अब तक नोएडा के अस्पताल में गैर कानूनी तरीके से
16 किडनी ट्रांसप्लांट कर चुकी है। दिल्ली और नोएडा के अस्पतालों की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की कोई जानकारी नहीं है। वैसे दिल्ली के अस्पताल ने डॉक्टर विजया को सस्पेंड कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये लोग 2019 से इसी काम में लगे हुए थे, क्योंकि भारत में किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर कड़े नियम और शर्तें हैं, जिसके तहत वही किडनी ले और दे सकता है जिसका आपस में खून का रिश्ता हो। इसीलिए ये लोग डोनर और रिसीवर के फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे, जिससे कि लगे कि वो आपस में रिश्तेदार हों। नई दिल्ली से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के धंधे पर पुलिस ने नकेल कसी है, लेकिन इस रैकेट का जहर देश के अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में कर्ज के जाल में फंसे एक शख्स को कैसे फंसाया गया और किडनी बेचने को मजबूर कर दिया गया, देखिए उमा सुधीर की ये रिपोर्ट। गुंटूर के 31 साल के ऑटो ड्राइवर मधु बाबू कहते हैं कि कर्ज की वजह से वो अपनी एक किडनी बेचने पर मजबूर हुए। सौदा 30 लाख का था, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ और बस 50,000 रुपए मिले। బాగా ఇబ్బందుల వల్ల फेसबुक पर मैंने एक विज्ञापन देखा, एक एजेंट बादशाह के जरिए जो मुझे वेंकट तक ले गया। उसने मुझे किडनी लेने वाले के ब्रदर इन लॉ से मिलवाया। उन्होंने कहा कि वो 22 किडनी निकालेंगे, लेकिन दाहिनी निकाल ली। उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए और कहा कि जो करना हो कर लो। कई तरह के टेस्ट और जाली दस्तावेज तैयार किए गए, ये बताने के लिए कि वो किडनी लेने वाले से असंबद्ध नहीं है। सर्जरी कथित तौर पर विजयवाड़ा के विजया सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में हुई। हमारे पास सारे वैध दस्तावेज हैं और इसी आधार पर डॉक्टरों और अस्पताल ने सर्जरी शुरू की। इसके लिए डॉक्टरों को कैसे दोष दिया जा सकता है? जब मधु बाबू ने पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सेल में शिकायत की, तो पुलिस अब केस दर्ज करने की सोच रही है और मानव अंगों के इस कारोबार के आपराधिक नेटवर्क की गहन जांच करने का इरादा बना रही है। भारत में किसी भी वक्त 2 लाख से ज्यादा मरीज किडनी प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हर साल सिर्फ 6,000 किडनी प्रत्यारोपण होते हैं। यानी कि बड़ी मांग है किडनी की, और इसी का फायदा उठाते हैं आपराधिक गिरोह और निशाना बनाते हैं सबसे कमजोर लोगों की। और इस बार निशाना बने एक ऑटो ड्राइवर जो लोन ऐप के चक्कर में फंस गए। गुंटूर में कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।